students. Our today's topic of discussion is the poem Prospike, which was written by the famous Victorian poet Robert Browning and was published in 1864 in the collection of his poems named Dramatis Persona. So before going through the poem, let we have some basic information about the poet. Robert Browning was born on May 7, 1812 in Camberwell, London, and was died on December 12, 1889 in Venice, Italy. His father was a great lover of literature and his mother was equally interested towards music and art. सो बचपन से ही एक आर्टिस्टिक टेस्ट इनके अंदर रहा है, पोइट्री के लिए इनके अंदर फॉन्डनेस रहा है. इनके फादर की एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी जिसमें बहुत सारी लगभग 6000 बुक्स थी, तो उन बुक्स को पढ़ने से इनके अंदर हमेशा से ही ये इंटरेस्ट रहा है. सो हिज टैलेंट डेवलप्ड इन अ प्रॉपर वे सिंस हिज चाइल्डहुड. ही कुड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल एजुकेशन एट स्कूल. ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन in home in the guidelines of his own father. बचपन में इनको फॉर्मल एजुकेशन कुछ मिला नहीं एंड आफ्टर दैट ही जॉइंड गाइज़ हॉस्पिटल फॉर हिज मेडिकल डिग्री. मेडिकल डिग्री के लिए इन्होंने गाइज़ हॉस्पिटल ज्वाइन किया एंड आफ्टर दैट ही रिटर्न फ्रॉम इटली. इटली से फिर 1838 में वापस लंदन आते हैं एंड मेट एलिजाबेथ बैरेट. And then both fell in love with each other and got married in 1846 against the will of Elizabeth's father. तो इनके जो फादर होते हैं एलिजाबेथ के, वो दोनों की शादी के खिलाफ होते हैं. सो दे हैव टू एलॉप फ्रॉम लंदन. तो लंदन से इनको भागना पड़ता है एंड दे सेटल इन इटली. एंड इन 1849 शी गेव बर्थ टू अ सन एंड डाइड इन 1861. 1861 में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की डेथ हो जाती है एंड शी वॉज ऑल्सो अ पोएट ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. सो सम पोएटिक composition of Robert Browning. Pauline was his first poem which was based on the theme of divine love. His another collection of poem was published in 1834, that was Paracelsus. And then in 1837 he published his play Strafford, and Sordello was his difficult poem which was published in 1840 and very important poem of Browning. फिर इन्होंने बहुत सारी ये वॉल्यूम्स पब्लिश की थी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स की, जो कि 1846 में पब्लिश हुई थी. और इसके बाद और भी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स नाम से इनकी और भी वॉल्यूम्स पब्लिश होती रही पोएम्स की, जिसमें इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी, कुछ ड्रामास, कुछ प्लेज लिखे. पिप्पा पासेस जो इनकी पोएम है ये भी बेल्स एंड पोमेग्रेनेट्स की सीरीज़ की ही पोएम है, विच वॉज हिज फर्स्ट ड्रामेटिक पोएम. पिप्पा पासेस उनकी पहली ड्रामेटिक पोएम रही है. मैन एंड विमेन विच वॉज पब्लिश इन 1855, ये भी इनकी पोएम की कलेक्शंस थी. ड्रामेटिस पर्सोना ये इनकी फेमस कलेक्शन थी जिसमें ये इनकी पोएम जो है प्रॉस्पिके इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी. द रिंग एंड द बुक 1888 से 1869 तक ये 1868 से 1869 तक ये पब्लिश होती रही. इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं एंड ही वॉज अ ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक पोएम ऑफ द विक्टोरियन एज, पोइट्री ऑफ द पोएट ऑफ विक्टोरियन एज. तो बहुत सारे उस समय जब विक्टोरियन एज था तो मोस्टली जो पोइट्स होते थे दे हैव पैसिमिस्टिक व्यूज़, निराशावादी होते थे. ये एक ऐसे पोइट थे विक्टोरियन एज में जिनके अंदर ऑप्टिमिज़म हमको दिखाई देता है. उनकी पोएम्स जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाउ ऑप्टिमिस्टिक ही वॉज. सो लेट्स गो थ्रू द पोएम. The famous poem Prospike is composed by a very popular poet Robert Browning. He is the best known for his dramatic monologue. He was considered as the master of dramatic monologue. Though the founder of dramatic monologue was टेनिसन. टेनिसन ही एक पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने ये टर्म अपनी पोएम्स में अप्लाई किया, बट रॉबर्ट ब्राउनिंग was first to gain mastery upon this technique. So he is considered as the master of dramatic
monologue, and this poem is also a monologue. ये जो पोएम है इनकी प्रॉस्पिके, ये भी एक मोनोलॉग है जिसमें एक सिंगल स्पीकर है जो सारे नरेशन को नरेट करता है. ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ डायलॉग ऑफ वन कैरेक्टर इन विच ही एक्सप्रेस हिज माइंड विदाउट बीइंग इंटरफेयर्ड बाय एनी अदर कैरेक्टर. वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग. इट मीन्स डायलॉग विद सेल्फ, तो खुद से बातें करना. तो यहाँ पे भी जो मेन कैरेक्टर जो स्पीकर है वो खुद से ही बातें कर रहा है. एंड दिस इज़ ऑल्सो एन ऑप्टिमिस्टिक पोएम इन विच द पोएट शोज हिज ऑप्टिमिज्म टूवर्ड्स डेथ. मतलब डेथ सामने होने के बावजूद भी जो स्पीकर है उसके अंदर इतनी ऑप्टिमिज्म है, इतनी आशावादी भावना है डेथ को लेकर भी. मोस्टली क्या होता है जब डेथ हमारे सामने होती है तो हम बहुत ज़्यादा निराशावादी हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे डेथ को भी उन्होंने एकदम जोश के साथ और आशावादी फॉर्म में प्रेजेंट किया है. इन दिस पोएम ब्राउनिंग इज़ हाई इन हिज इमेजिनेशन. तो किस तरह से उन्होंने इमेजिन किया है डेथ को सामने देखकर वो इस पोएम में हम देखेंगे. एंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ दिस पोएम प्रॉस्पिके, इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लुक फॉरवर्ड. ठीक है, प्रॉस्पिके मीन्स लुक फॉरवर्ड. तो जब ये हम पोएम पढ़ेंगे तो इसका टाइटल समझ में आएगा कि लुक फॉरवर्ड इसका टाइटल क्यों है. In this poem, Browning is high in his imagination. It also contains a note of optimism. The poet is not afraid of death. Thus, this poem is a great optimistic poem. Robert Browning is famous for his pictorial art in his writing. तो यहाँ पे इनकी हम पिक्टोरिकल आर्ट को भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने पिक्चराइज किया है, सारे उनके जो थॉट्स उनके माइंड में आ रहे हैं उसको उन्होंने पिक्चराइज किया है. द पोएम हैज़ 7 स्टैंजा हैविंग 4 lines in each. Browning has used a simple figurative language in this poem. Poem जब हम पढ़ेंगे तो बहुत ही simple है ये poem. It is not very difficult to understand. It is very easy. The poem Prospike is a dramatic monologue and highly optimistic in style. In this poem, the poet looks forward to meet his loving wife after death. तो ये उन्होंने एक तरह से अपनी वाइफ को भी कमेमोरेट किया क्योंकि डेथ के बाद ये किससे मिलेंगे, अपनी डेड वाइफ जिनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है. तो ये भी एक रीज़न है उनका ऑप्टिमिस्टिक होने का कि डेथ के बाद भी कोई दुख नहीं है उनको, क्योंकि वो बल्कि उनका असली सुख है क्योंकि अब वो किससे मिलने वाले हैं, अपनी वाइफ से, अपने बिलवड से मिलने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू हिम डेथ इज़ अ गेटवे टू हेवन वेयर ही कैन मीट हिज डियर वाइफ. अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन अ पर्सन कम्स टू मीट डेथ ही फील्स फॉग एंड मिस्ट. तो यहाँ पे इन्होंने इस पोएम में सबसे पहले कंपेयर किया है जो उनकी डेथ से जो मीटिंग है उसको इन्होंने किससे कंपेयर किया है, द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अप अ हाई माउंटेन की. एक हाई माउंटेन पे चढ़ने से कंपेयर किया. जैसे एक पर्सन जब किसी माउंटेन पे चढ़ता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डेथ के सामने प्रेजेंट की कि जब डेथ हमारे सामने आती तो हमारी सांसें रुकने लगती हैं, हम डर जाते हैं, एक अंधेरा सा छा जाता है आँखों के सामने, ऐसा लगता है जैसे आंधी तूफान हमारे सामने चल रहे हैं. तो इसलिए इन्होंने एक कंपेयर किया है किससे, डेथ से मीटिंग को इन्होंने किससे कंपेयर किया है, द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अप अ हाई माउंटेन. जस्ट एज अ पर्सन हु क्लाइम्स ऑन द हाई माउंटेन he has to face fog, mist, snow, storms during his ascent. Like that, a dying man also has to face pains like physical and mental. तो जैसे हम माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हमको फेस करना पड़ता है, पेन होती है बॉडी में, तो इस तरह की पेन और चोकनेस हम डेथ को सामने देख के भी करते हैं. सो लेट्स वी गो थ्रू द पोएम लाइन बाय लाइन. फियर डेथ. ठीक है, यहाँ पे डेथ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, फियर, क्योंकि डेथ का नाम सुनते ही सबके अंदर एक डर पैदा हो जाती है. तो ये डरा देने वाली सिचुएशन है, डरा देने वाली एलिमेंट है डेथ. टू फील द फॉग इन माई थ्रोट, द मिस्ट इन माई फेस, व्हेन द स्नो बिगिन एंड द ब्लास्ट डिनोट आई एम नियरिंग द डेथ.
नियरिंग द प्लेस। तो अब यहाँ पे जब डेथ हमारे सामने आती तो किस किस तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती, फॉग इन थ्रोट, तो जो थ्रोट में हमारे चोक होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती, फॉग जम जाती है। द मिस्ट इन द फेस, फेस के सामने एक धुंध सा छा जाता है। व्हेन द स्नो बिगिंस, और ऐसा लगता है कि स्नो गिर रही है। एंड द ब्लास्ट डिनोट आई एम, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ ब्लास्ट हो गया, मतलब आंधी तूफान चल रहे हैं, स्टॉर्म आ गया है, आई एम नियरिंग द प्लेस। तब ये रियलाइज़ होता है कि हाँ अब हम डेथ के बहुत करीब हैं। ये सारे सिम्टम्स हैं डेथ के। द पावर ऑफ द नाइट, द प्रेस ऑफ द स्टॉर्म, द पोस्ट ऑफ द फोe, where he stands, the arc fear in a visible form, yet the strong man must go। तो अब यहाँ पे पावर ऑफ नाइट बता रहे, क्योंकि डेथ किसको सिंबलाइज करता है, डार्कनेस को। ऐसा लगता है जैसे नाइट की जो पावर है वो बढ़ गई है, डार्कनेस, अंधेरा सा छा जाता है चारों तरफ। द प्रेस ऑफ स्टॉर्म, और तूफान का जो दबाव है वो शरीर पे पड़ने लगता है। द पोस्ट ऑफ द फो मीन्स एनिमीज़, ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एनिमीज़ ने घेर लिया है, दुश्मनों ने हमें घेर लिया है और जस्ट हम बस मरने ही वाले हैं। वेयर ही स्टैंड्स, वहाँ जहाँ पे वो अकेला खड़ा हुआ है और चारों तरफ दुश्मन जो है उसको घेरे हुए हैं। द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म, और यहाँ पे देखो परसोनी, यहाँ पे कैपिटल फॉर्म यूज़ किया, आर्क फियर, तो यहाँ पे एक डर होता है। यहाँ पे डेथ को इन्होंने एक विजिबल फॉर्म में देखा है कि डेथ उनके सामने, समझ लो यहाँ पे डेथ को उन्होंने पर्सोनीफाई किया है। तो डेथ जो है जस्ट उनके सामने खड़ी है और ये उनके सामने खड़े हैं और दोनों अब क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक दीवार है। दीवार कैसी, लाइफ एक वॉल है दोनों के बीच में जो पोएट को तोड़नी है, मतलब जीवन की जो वॉल है वो तोड़कर अपने न्यू वर्ल्ड में जाना चाहते हैं टूवर्ड्स हर वाइफ। द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो फॉर द जर्नी इज डन एंड द समिट अटेन्ड एंड द बैरियर्स फॉल दो अ बैटल्स टू फाइट एंड गर्डन बी गेन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर द जर्नी इज़ डन। अब ये जो जर्नी है, जो लाइफ की जर्नी, किसको बोल रहे हैं, लाइफ की जर्नी को। येट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो, मतलब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी ब्रेव हो, ये तो एटर्नल, ये तो निश्चित है, तय है कि हर इंसान को मरना ही है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर द जर्नी इज़ डन एंड द समिट अटेंड, अब जो पूरी लाइफ की जर्नी थी ख़त्म हो चुकी है, नाउ ही हैज़ टू समिट अटेंड, अब इनको लाइफ के अंतिम पड़ाव पे इनको पहुंचना है। एंड द बैरियर्स फॉल, सारे जो बैरियर्स हैं लाइफ की, क्या है उनका बैरियर है, जीवन ही क्या है, बैरियर है दोनों के बीच में, लाइफ और मतलब मेरे और डेथ के बीच का जो बैरियर है वो क्या है, लाइफ। तो ये क्या करना है, गिरा देना है। दो बैटल्स टू फाइट एट द गार्डन बी गेन, और ये बैटल, ये जो उनकी लाइफ का जो बैटल है किसके साथ है, ये युद्ध उनका डेथ के साथ जो युद्ध है, ये फाइट करने के बाद सारे जो गर्डन बी गेन, गर्डन मतलब होता है एक रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड क्या होगा, हेवन। ठीक है, डेथ के बाद ही रिवॉर्ड मिलेगा एंड दैट रिवॉर्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ हेवन। तो हेवन जो है इनको रिवॉर्ड के रूप में तभी मिलेगा जब ये डेथ से बैटल करेंगे और फिर ये हेवन में चले जाएंगे। द रिवॉर्ड ऑफ इट ऑल, तो यही इसका रिवॉर्ड होगा। I was ever a fighter, this is the important line. I was ever a fighter, so one fight more. The best and the last, I would hate that death bandaged my eyes and forbore, and bade me creep past. So these are the important line of this पोएम। सिंपल है, आई वॉज एवर अ फाइटर, मतलब पूरे जीवन वो एक फ़ाइटर रहे हैं, अपनी सफरिंग से, डिफ़िकल्टी से, लाइफ की हमेशा एक ब्रेव मैन की तरह, एक वॉरियर की तरह हमेशा उन्होंने फ़ाइट की है। सो वन फाइट मोर, तो एक फ़ाइट और है, एंड दिस फाइट इज़ द बेस्ट एंड द लास्ट, क्योंकि डेथ के साथ जो उनकी फ़ाइट है वो लास्ट तो है, क्योंकि डेथ से तो कोई नहीं जीत सकता, उनको पता है कि उनको हारना ही है, फिर भी वो ब्रेवरी लड़ना चाहते हैं डेथ से, और ये जो बैटल होगा, ये जो फाइट होगी उनकी लाइफ की बेस्ट फाइट होगी। आई वुड हेट दैट, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो डेथ है उनकी आँखों को बैंडेज कर दे, बैंडेज हिज आइज़ एंड फॉरबोर, और उन पे कमांड करे, उन पे ऑर्डर दे। तो ये डेथ से डर के नहीं रहना चाहते, उसकी कमांड फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये उससे फाइट करना चाहते हैं, और एक बेवकूफ़ की तरह वो एक डरपोक की तरह वो अपनी आँख बंद नहीं करना चाहते हैं, एक ब्रेव की तरह फाइट करना चाहते हैं। एंड बेड मी क्रीप पास्ट,
जैसे पास्ट में जो कुछ भी उन्होंने किया वो अब आगे भी वो करना चाहते। पास्ट में वो हमेशा से एक फाइटर रहे हैं, तो आज भी एक फाइटर की तरह वो डेथ के सामने खड़े होना चाहते हैं। नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, फेयर लाइक माई पियर्स, द heroes of old bear the burnt in minute play, glad life's arrears of pain, darkness and cold. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट, मतलब इस डेथ को वो कम्प्लीटली टेस्ट करना चाहते हैं, उसकी एक एक बूंद को टेस्ट करना चाहते हैं। फेयर लाइक माई पियर्स, जैसे उनके जो पास्ट हीरोज़ थे, ठीक है, जो पास्ट के जो ब्रेव हीरोज़ थे जो हमेशा से फाइट करते थे, तो इन्होंने अपने आप को पास्ट के वॉरियर्स से कंपेयर करते हुए कहा है कि वो तो कभी नहीं डरे, उन्होंने हमेशा डट के डेथ से मुकाबला किया है और बिना डरे बस वो डेथ से लड़ते रहे हैं। तो मैं भी उनकी तरह एक फाइटर हूँ, ओल्ड हीरोज़ की तरह, बियर द ब्रंट, और मैं इन अ मिनट प्ले ग्लैड लाइफ्स एरियर्स, और जो लाइफ के एरियर्स हैं, जो भुगतान जो चुकाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ का भुगतान, जो भी मैंने लाइफ में जो भी गलत किया उन सब का भुगतान चुकाने के लिए रेडी हूँ। बियर द बर्न, उसको चुकाने के लिए मैं हर दर्द, हर डिफ़िकल्टी, हर प्रॉब्लम को सहने के लिए तैयार हूँ जो डेथ मुझे देगी। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, ऑफ पेन, डार्कनेस एंड कोल्ड, चाहे वो पेन हो, डार्कनेस हो, कोल्ड हो, सफरिंग हो, कुछ भी हो, मैं हर चीज़ सहने के लिए तैयार हूँ। और वो क्यों सहना चाहते, बिकॉज इट वुड बी द एरियर्स ऑफ हिज लाइफ, तो ये उनका एरियर होगा, भुगतान होगा डेथ को, ठीक है। जीवन भर जो भी उन्होंने गलत काम किया है उसको भुगतान के रूप में ये कैसे चुकाएंगे, दर्द सह के, हर दर्द सहेंगे, डिफ़िकल्टी, पेन जो भी है, हर चीज़ सह के ये अपना भुगतान चुकाना चाहते हैं। For sudden the worst turns the best to the brave, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की। For sudden the worst turn the best to the brave, the black minutes at end, and the elements' rage, the fine voices that rave, shall dwindle, shall blend, shall change, shall become first peace out of pain। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, For sudden the worst turns the best to the brave, तो जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, वो बुरी से बुरी चीज़ को भी किस में चेंज कर देते हैं, बेस्ट बना देते हैं। कितनी भी बुरी चीज़ हो, वो अपने टैलेंट से, अपने ब्रेवरी से उसको बेस्ट बनाने की ताकत रखते हैं जो ब्रेव होते हैं। द ब्लैक मिनट्स एट एंड, तो जो ब्लैक मिनट्स है, जो काला समय, जो अंधेरा समय रहा है, अंधेरा समय मतलब जो डिफ़िकल्टीज, जो प्रॉब्लम, जो सफरिंग्स इनकी लाइफ की रही हैं, वो अब कहाँ पे आ गई हैं, एक एंड पे आ गई, क्योंकि उनकी लाइफ के साथ, उनके जीवन में अब तक की जितनी भी प्रॉब्लम्स, पेन, डिफ़िकल्टी थी, वो डेथ के साथ क्या होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। सो द ब्लैक मिनट्स एट एंड द एलिमेंट्स इज रेज, द फाइन वॉइसेज एंड रेव, तो जो एलिमेंट्स हैं लाइक रेज मीन्स एंगर, फाइन वॉइस जो फियरफुल वॉइस, एंड रेव जो है वो क्या होने वाले हैं, सब सारे एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, ब्लेंड, मतलब टुगेदर, एक साथ मिलकर सारे जो वॉइसेस है वो किस में चेंज हो जाएगी, इन अ लाइट, सारे किस में चेंज हो जाएंगे, इन अ लाइट, तो ये एक प्रकाश हो जाएगा। तो सारे ये वॉइसेस और ये रेज, एंगर मिलके जब एक लाइट बन जाते हैं, वो समझ लो वो एक सोल है, प्रकाश, जो जब हम डेथ होती तो वो प्रकाश के रूप में हमारी बॉडी से, हमारे अंदर से बाहर निकलती है प्रकाश। सो वो उसमें चेंज हो जाएंगे। तो बॉडी तो डेड हो गई, और जो प्रकाश है हमारे अंदर का, वो सारे गुस्सा, वॉइस, वो सब कंबाइंड होके एक लाइट का फॉर्म ले लेंगे। शैल ड्वेंडल, शैल ब्लेंड, शैल चेंज, शैल बिकम फर्स्ट पीस आउट ऑफ पेन, और जो इतना पेन, जो दर्द की जो आवाज़ है वो किस में चेंज हो जाएगी, इनटू पीस। अब क्योंकि डेथ के बाद सारा दर्द में जो चिल्लाना, कराना, सफरिंग, ये सारी चीज़ें किस में चेंज हो जाएगी, पीस में, क्योंकि अब डेथ हो चुकी है, बॉडी क्या हो चुकी, कोल्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सारे जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, रेज, फाइन वॉइस एंड रेव, ये सारे मिलके किस में चेंज हो जाते हैं, पीस। और फिर पीस से क्या निकलता है, लाइट निकलती है, दैट इज़ द लाइट ऑफ सोल, ठीक है। आत्मा जो है हमारी, वो किस फॉर्म में निकलती है, लाइट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। देन लाइक ब्रेस्ट, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, तो अब यहाँ पे ये किसको
बोल रहे हैं ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा क्या है, एक है। ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल, जो तुम्हारी सोल है और मेरी सोल, अब वो एक होने वाली, ठीक है। ये अपने बिलावड, अपनी वाइफ को बोल रहे हैं। आई शैल क्लैस्प दी अगेन, अब मैं तुम्हें वापस से एम्ब्रेस करने वाला हूँ। क्लैस्प मीन्स जब पकड़ लेना, जकड़ लेना, तो एम्ब्रेस करने वाला हूँ तुमको फिर से। एंड विद गॉड बी द रेस्ट, और वहाँ गॉड के साथ हमेशा अब हम दोनों क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। मतलब हेवन जो है दैट इज़ द प्लेस टू बी रेस्ट इन पीस। तो अब यहाँ पे ये अपनी बिलावड के साथ, अपनी सोल के साथ ये वापस से जो है अपनी हैप्पीनेस को पालेंगे। सो दिस इज़ द ऑप्टिमिज्म ऑफ द पोएम। तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्टिमिज्म दिखाया है कि डेथ सामने होते हुए भी एक रीज़न है उनके अंदर कि अपनी वाइफ से मिलना है। तो ये कारण है ऑप्टिमिस्टिक होने का। और इससे ये मैसेज देते हैं कि कितनी भी डिफ़िकल्टीज सामने आए, हमको एक ब्रेव की तरह, एक फाइटर की तरह उनसे फाइट करना चाहिए, चाहे वो डेथ ही क्यों ना हो। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या किस तरह से उन्होंने फॉर्म्स यूज़ किए हैं। ये तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ही, ऑप्टिमिज्म इसकी थीम है ही, डेथ भी एक थीम है, एंड रीयूनियन इज़ ऑल्सो अ थीम। थीम ऑफ लव इज़ ऑल्सो here in the last stanza when he says that oh thou soul of mine soul। तो ये जो लाइन है ये दिखा रही थीम ऑफ लव। इट इज़ अ लिरिक पोएम। यहाँ पे देखो अपने आप को क्या दिखा रहा है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो यहाँ पे इन्होंने वॉरियर नेस भी क्या है, इसकी एक थीम है। हाँ, अब समझ में आया पोएम का टाइटल, टू लुक फॉरवर्ड। तो टाइटल में ही एक ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है, टू लुक फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखो, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, हमको हमेशा आगे ही देखना है, आगे की लाइफ को ही देखना है। टू लुक फॉरवर्ड, आगे ही बढ़ते रहना, पीछे कुछ नहीं रखा, सब चीज़ आगे रखा है। तो टाइटल ही इतना अट्रैक्टिव है, टू लुक फॉरवर्ड मीन्स हमेशा ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना। टाइटल में ही ऑप्टिमिज्म हमको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द पोएम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।